हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, अंक 2, पार्ट 4। पार्ट थर्ड में हमने यहाँ तक पढ़ा था अनुस्वार चलो, तो अनुनासिक और अनुस्वार दोनों चले जाते हैं। दोनों आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 4 में दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखाता वापस आता है। मातुल, यह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका के बारे में कहते हैं प्रियंगु मंजरी को, यह सबसे सुशील, सबसे सीलवान मतलब सबसे गुणी, और विनीत मतलब सबसे नर्म दिल वाली और अच्छे स्वभाव वाली और भोली भाली लड़की है। मल्लिका अंदर से बाहर आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता है। चाटुकारिता का अर्थ होता है चापलूसी। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कुछ कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका प्रियंगु मंजरी को अभिवादन करती हुई, मतलब उसका स्वागत करती हुई। प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर अभिवादन की स्वीकृति देती है। प्रियंगु, आर्य मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन? प्रियंगु, उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी। आप असुविधा को असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को हैं। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है कि प्रियंगु आप विश्राम करें। मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने? फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का है, बना है लोहे का, आत्म श्लाघा नहीं करता। परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, आत्मश्लाघा का अर्थ होता है अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो। प्रियंगु, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ? गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूं तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथ में ले लेती है। प्रियंगु सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्यों? अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्थाएं करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो। नहीं, ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिएगा। प्रियंगु, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा अच्छा, चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहलवा दीजिएगा। चला जाता है। प्रियंगु मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है। प्रियंगु, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। अपरिचित मतलब जिससे पहचान नहीं हो। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियंगु, नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने के लिए हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंगु, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था कि ये न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त गले से उनका दिग्धता पूर्वक स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण?
प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। प्रियंगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। किसी निव्याज सुंदरता, कितनी निव्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। स्पर्धा का मतलब होता है ईर्ष्या। मल्लिका एक पग उस ओर की ओर बढ़ जाती है, उस ओर बढ़ जाती है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंगु मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। विदग्ध का अर्थ होता है बच्चों निपुण, या फिर मतलब चालाकी, होशियारी, चालाकी से उसे देखती है। प्रियंगु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। हे मतलब है कि कुछ भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखती जीवन की सुविधाएं। इसे देख आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। झरोखे के पास से हट जाती है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन यहाँ वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। फिर एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। अवकाश का मतलब छुट्टी, हमें इतना समय कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती हैं। इसलिए तुमसे स्पर्धा हो रही है, माने इसलिए तुमसे ईर्ष्या हो रही है कि तुम इतने अच्छे वातावरण में, इतने सौंदर्य पूर्ण वातावरण में रहती हो। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। प्रियंगु, लगता है यह ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, मतलब लगाव है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंगु की भौहें कुछ संकुचित हो जाती हैं। प्रियंगु, अब ये मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं, मतलब बिजनेस करने वाले व्यवसायी जो उज्जैनी जाते हैं उनसे मैंने मंगवाया है। प्रियंगु मंजरी के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रियंगु, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूं कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है, जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, मतलब खुद को भूल जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्य से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उनकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उसके जीवन का पहला चरण है। अब वे उनके जीवन का पहला चरण है। अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है, आयास मतलब प्रयत्न में बीतता है कि उनका बढ़ाया हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती मल्लिका, मैं राजनीति जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंगु, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठा देती है। बैठी रहो। निचले होंठ को थोड़ी चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। ये व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिससे समय भी जाता है और शक्ति भी। इसमें समय का बहुत मूल्य है। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय उस तरह नष्ट न हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हिरण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर और आसपास के प्रदेश में लगवा दिए जाएं। हम यहाँ से कुछ
घरों का, यहाँ के से कुछ घरों का भी वहां निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहां ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है, मतलब इसको रिन्यू करना आवश्यक है, इसे ठीक ठाक करना। चाहो तो मैं इस कार्य में के लिए आदेश दे सकती हूँ। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उनकी ओर आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर की में रहने की का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। स्थापतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से संलक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ सी उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, मैं? प्रियंगु पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंगु, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहां मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, मतलब उसे बहुत ही आहत होता है, उसे इस बात का झटका लगता है प्रियंगु के ऐसे मतलब विचार सुनकर या ऐसा प्रस्ताव सुनकर, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। होठों पर फिर विदग्ध मुस्कुराहट आ जाती है, मतलब वो थोड़ी सी मतलब होशियारी से और बहुत ही मतलब चतुराई से मुस्कुराती हैं। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका अब उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, देखा है। प्रियंगु, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी भोजपत्रों को वक्ष से सटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंगु मंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियंगु, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रूंधे आवेश से अपना होठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होता, मतलब स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता उनका कहना, उनकी आवाज। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। प्रियंगु, क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियंगु घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, उसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाता है। मल्लिका हाथ से पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास आकर अंबिका को पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो, चलकर लेट जाओ। उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देती है। अंबिका, मैं किसी अनजाने आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है। जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना करूं? चलने की चेष्टा में गिरने को हो आती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। प्रियंगु के पास आकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज मैं तो
परंतु आज तो हम दोनों ही माँ बेटी ही यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसलिए कि फिर सांस फूल जाने के से आगे नहीं बोल पाती। प्रियंगु मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रियंगु, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब होठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। अब भी तो कुछ संभव है, अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर मल्लिका चिहुक जाती है। मतलब उसे पसंद नहीं, यह बात उसे पसंद नहीं, इसीलिए वह चिहुक के उठ जाती है। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु मंजरी फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही हूँ। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं इस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। मल्लिका, अंबिका अपने आवेश से दो एक पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रियंगु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। तो बच्चों, पार्ट 4 को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे पार्ट 5 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।